अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय केन्स। केन्स जो है उसने फिस्कल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाया आफ्टर 1930s। अच्छा जी, 1930 से पहले क्या था? 1930 से पहले क्लासिकल्स जो थे वो बिलीव करते थे फुल एम्प्लॉयमेंट पे। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स, एन इकोनॉमी always operates at full employment level. Supply creates its own demand and there is no overproduction because supply creates its own demand and aggregate supply is always equal to aggregate demand. That's why there is no overproduction and no unemployment. ठीक है, चूँकि आपकी मईशत में ना तो अनएम्प्लॉयमेंट है, ना इन्फ्लेशन है, ना डिफ्लेशन है, तो हुकूमत का कोई रोल नहीं है इकोनॉमिक अफेयर्स को डील करने में। ठीक है, तो जो क्लासिकल्स हैं वो बिलीव करते थे लेसेस फेयर इकोनॉमी पे। लेसेस फेयर इकोनॉमी का मतलब है गवर्नमेंट, देयर इज़ नो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ ए कंट्री। ठीक है, गवर्नमेंट का सिर्फ ये रोल है कि वो कंट्री में पीस को मेंटेन रखे, सरहदों की हिफाजत करे और अमन अमान को कायम रखे। बट इन 1930 ग्रेट डिप्रेशन देखने में आया, आलमी इक़्तिसादी बहरान जिसको कहते हैं। इन 1930 पूरी दुनिया में बेरोज़गारी देखने में आई। ठीक है, जिसको ग्लोबल रिसेशन कहा गया, ग्रेट डिप्रेशन कहा गया, आलमी इक़्तिसादी बहरान कहा गया। अच्छा, अब केन्स ने इस आलमी इक़्तिसादी बहरान की यानी ग्रेट डिप्रेशन की जो वजह है वो लो एग्रीगेट डिमांड को करार दिया। अकॉर्डिंग टू केन्स, लो एग्रीगेट डिमांड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू केन्स गवर्नमेंट इंटरफेरेंस वाज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल रिसेशन। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल कर सकती है रिसेशन को बाय इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, चूँकि गवर्नमेंट ने अब कंट्रोल करना है एग्रीगेट रिसेशन को बाय इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड, तो गवर्नमेंट शुड हैव इनफ बजट टू मेक गवर्नमेंट परचेजेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर जो प्रोजेक्ट्स उनको शुरू करे, पब्लिक वर्क प्रोग्राम शुरू करे जिससे मनी सप्लाई में इजाफा हो, जिससे कंजम्पशन में इजाफा हो और एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो जाए। अब इन सारे कामों को करने के लिए गवर्नमेंट शुड हैव इनफ बजट। ठीक है, तो केन्स ने कहा कि गवर्नमेंट शुड इम्पोज टैक्सेस, शुड जनरेट इट्स रेवेन्यू थ्रू टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसोर्सेज एंड मेक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, मज़ीद केन्स ने इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप्स का कॉन्सेप्ट जो है वो भी पेश किया कि इकोनॉमी जो है वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ऑपरेट नहीं करती, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ऊपर भी हो सकती है, इन्फ्लेशन भी हो सकता है, और फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे भी हो सकती है, यानी इसको गिरती हुई कीमतों, डिफ्लेशनरी गैप या फिर रिसेशन का सामना भी हो सकता है। अच्छा, अब इन्हीं सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हम फिस्कल पॉलिसी की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। फिस्कल पॉलिसी इज़ कंसर्न्ड विद ऑल दोज गवर्नमेंट मेजर्स विच आर टेकन टू जनरेट रेवेन्यू and to make government expenditures in order to achieve sustainable economic growth। ठीक है, ताकि आपका कंट्री जो है वो लॉन्ग रन में सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को हासिल कर सके। अगर हम बात करें कि फिस्कल पॉलिसी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो ये है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ से मुराद ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ है, ऐसा जीडीपी में इंक्रीज है जो कि प्राइस स्टेबिलिटी के साथ अचीव किया गया हो। देयर इज़ नो इन्फ्लेशन एंड नो डिफ्लेशन। ठीक है, तो एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज़ टू अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, या टू अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी। अच्छा जी, अब जो फिस्कल पॉलिसी है वो कैसे एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगी? ठीक है, इसको देखने के लिए हम देखते हैं कि फिस्कल पॉलिसी के टूल्स क्या हैं। देखिए, ये है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड है y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी एग्रीगेट डिमांड जो है वो मजमुआ है कंजम्पशन का, इन्वेस्टमेंट का, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स का और नेट एक्सपोर्ट्स का। अगर हम एक्सपोर्ट्स में से इम्पोर्ट्स को माइनस कर दें तो इसको हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। अब जो फिस्कल पॉलिसी है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है या अफेक्ट कर सकती है कंजम्पशन को बाय टैक्सेस। ठीक है, आ टैक्स इंक्रीज, an increase in taxes will reduce disposable income
एंड डिक्रीज कंजम्पशन लेवल। ठीक है, और टैक्स इसी तरह से टैक्सेस में जो कमी है उससे डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी और कंजम्पशन बढ़ जाएगी, और टैक्सेस के बढ़ने से डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम हो जाएगी और कंजम्पशन कम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो गवर्नमेंट परचेजेज हैं उनके साथ प्लस का साइन है, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होता है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के कम होने से एग्रीगेट डिमांड में कमी आ जाएगी। और नेट एक्सपोर्ट्स को गवर्नमेंट कैसे अफेक्ट करेगी? बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कस्टम ड्यूटीज़। अच्छा जी, तो एम क्या है उसका फिस्कल पॉलिसी का? टू डील रिसेशन एंड इन्फ्लेशन। अब हम देखते हैं कि जो फिस्कल पॉलिसी है वो अपने टूल्स के साथ रिसेशन और इन्फ्लेशन को कैसे डील करती है। तो जो टूल्स हैं फिस्कल पॉलिसी के, सबसे पहला टूल है टैक्सेस, दूसरा है एक्सपेंडिचर्स और तीसरा है ट्रांसफ़र पेमेंट्स। जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स है वो एक्सपेंडिचर्स की ही एक फॉर्म है जिसमें हुकूमत जो है वो गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट है वो आवाम को ट्रांसफ़र पेमेंट्स करती है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स ऐसी पेमेंट्स होती हैं अगेंस्ट विच नथिंग इज़ प्रोड्यूस्ड एंड नथिंग इज़ परचेज्ड, यानी नो गुड इज़ परचेज्ड एंड नो सर्विस इज़ हायर्ड। ये सिर्फ जो है वो आवाम को फेवर देने के लिए की जाती हैं। इसकी एग्जांपल मैं दूंगी, स्कॉलरशिप्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पेंशन्स वगैरह। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रिसेशन में फिस्कल पॉलिसी जो है वो कैसे उसको डील करती है। रिसेशन में टैक्सेस को कम कर दिया जाएगा जिससे कंजम्पशन बढ़ जाएगी। ठीक है, टैक्सेस के कम होने से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी और डिस्पोजेबल इनकम के बढ़ने से जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा दिया जाएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के बढ़ने से मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह ट्रांसफ़र पेमेंट्स में भी इजाफा कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में इजाफे से और ट्रांसफ़र पेमेंट में इजाफे से, दोनों से जो इकोनॉमी है उसमें मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट है उसने 1 मिलियन के बराबर जो गवर्नमेंट परचेजेज़ हैं उनमें इजाफा कर दिया है। तो जो 1 मिलियन है वो गवर्नमेंट के पास से आवाम की तरफ मुंतकिल हो गए हैं, यानी आवाम के पास 1 मिलियन रुपीज़ आ गए हैं जिनको वो खर्च करेगी। ठीक है, और चूँकि आवाम के पास पैसे आ गए हैं तो आवाम जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड में इजाफा कर देगी। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग मनी सप्लाई प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 मिलियन जो है वो गवर्नमेंट के हाथों से निकल के आवाम के हाथों में आ गए हैं। तो मनी सप्लाई के बढ़ने से प्राइस लेवल बढ़ जाएगा और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास पैसे आ गए हैं वो अब इसको गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करेंगे, यानी वो मोर गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड करेंगे जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से और प्राइस के बढ़ने से, दोनों के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में इजाफे से जीडीपी में इजाफा होगा और आपकी जो इकोनॉमी है वो रिकवरी की तरफ चली जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में इजाफे से जीडीपी में भी इजाफा होगा और एम्प्लॉयमेंट में भी इजाफा होगा, और जो रिसेशन है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि जीडीपी भी बढ़ गई है और एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो भी बढ़ गया है और आपकी जो इकोनॉमी है वो रिकवरी की तरफ चली गई है और रिसेशन बड़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरह देखते हैं बूम क्या है? बूम ऐसा इकोनॉमिक बिजनेस साइकिल का एक ऐसा फेज़ है जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़ोरों पे होती है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, जीडीपी में इजाफा लगातार होता है, एम्प्लॉयमेंट जो इकोनॉमी है वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट करती है, यानी बेरोज़गारी नहीं होती। लेकिन बूम में बढ़ती हुई कीमतों का सामना होता है, इन्फ्लेशन रेट में बहुत हद तक देयर इज़ अ ग्रेट इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट करेगी, जैसे कि रिसेशन में एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया, इसी तरह बूम में कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा? इसके बिल्कुल उल्ट हम चलेंगे, टैक्सेस को बढ़ा दिया जाएगा जिससे डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी और डिस्पोजेबल इनकम के कम होने से कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी और गवर्नमेंट परचेजेस जो हैं वो उनको कम कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र पेमेंट्स को कम कर दिया जाएगा जिससे मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी और गवर्नमेंट परचेजेस के कम होने से जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें भी कमी आ जाएगी। और अच्छा, अब
क्योंकि लोगों के पास पैसे कम होंगे तो वो कम उसको खर्च करेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड में भी कमी आ जाएगी और मनी सप्लाई के कम होने से प्राइस लेवल में भी कमी आ जाएगी। अब इन दोनों का क्या रिजल्ट निकलेगा? अ फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में कमी से क्या होगा कि और प्राइस लेवल में कमी से क्या होगा कि जो अब नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं उनमें कमी आ जाएगी, और अब नॉर्मल प्रॉफिट्स में जब कमी आएगी तो उस इन्वेस्टमेंट में भी कमी आ जाएगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में कमी से जीडीपी में फॉल भी देखने में आएगा, और हो सकता है कि कंट्री को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कमी से अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने में आएगी। इस तरह से जो आपकी इकोनॉमी है वो बूम से निकलकर कॉन्ट्रैक्शन की तरफ चली जाएगी, और प्राइस लेवल के कम होने से जो इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा कि कैसे जो फिस्कल पॉलिसी है वो सक्सेसफुली डील करती है रिसेशन को और इन्फ्लेशन को। अब यहाँ पे मैं आपको फिस्कल पॉलिसी के जो टाइप्स हैं वो भी क्लियर करती जाऊँ कि रिसेशन में जो फिस्कल पॉलिसी है वो एक्सपेंशनरी होती है, और बूम में या इन्फ्लेशन के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है। लिहाजा फिस्कल पॉलिसी की 2 टाइप्स हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है वो इकोनॉमी को रिसेशन से निकाल के रिकवरी की तरफ ले जाती है, और जो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है वो इकोनॉमी को बूम से निकाल कर कॉन्ट्रैक्शन की तरफ ले जाती है, या वो प्राइस लेवल को इन्फ्लेशन रेट को कम कर देती है। अच्छा जी, अब फिस्कल पॉलिसी की मैं आपको एग्जांपल दूं। 2008 में अमेरिका में रिसेशन देखने में आया। ठीक है, तो 2008 ये जो रिसेशन है ये 2008 में शुरू हुआ और 2009 में ख़त्म हो गया। अब ये रिसेशन कैसे ख़त्म हुआ? इसके लिए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की गई, और $152 मिलियंस के बराबर जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में इजाफा किया गया, जिससे क्या हुआ कि टैक्सेस कम किए गए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में इजाफा किया गया। इससे एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हुआ, और एग्रीगेट डिमांड में इजाफे से इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ, और इन्वेस्टमेंट में इजाफे से एम्प्लॉयमेंट लेवल में भी इजाफा हो गया, और जो जीडीपी है उसमें भी इजाफा हो गया, और यूएस की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन से निकल आई सक्सेसफुली। 2 ईयर्स की पॉलिसी थी, 2008 से शुरू हुई और 2010 तक वो कंटिन्यू रही, और 2009 का जो आखिरी क्वार्टर है उसमें ये कंट्रोल हो गई, यानी जो जीडीपी है वो गिरना ख़त्म, जीडीपी में जो फॉल है वो ख़त्म हो गया, जीडीपी ने बढ़ना शुरू कर दिया और एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ गया। ठीक है, इस तरह से जो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है उसने रिसेशन को कंट्रोल कर लिया। अच्छा जी, अब ये हम देखते हैं कि जो फिस्कल पॉलिसी है वो कैसे रिसेशन को कंट्रोल करती है डायग्रामेटिकली। इसके लिए आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर को देखें। जी स्टूडेंट्स, अब आप देखें इसकी डायग्रामेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द इकोनॉमी वाज एट दिस पॉइंट वेयर इज़ लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो कि वर्टिकल है, और ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है जो कि पॉजिटिवली स्लोप्ड है, और ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है जो कि नेगेटिवली स्लोप्ड है। अच्छा जी, लॉन्ग रन में जो इकोनॉमी है इस पॉइंट पे है, P इज़ द प्राइस लेवल एंड वाई स्टेरिक इज़ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इनकम और जीडीपी, जो कि फुल लॉन्ग रन जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है। इकोनॉमी इज़ ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल विदाउट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अच्छा जी, फिर ऐसा हुआ कि एग्रीगेट डिमांड में कमी आ गई। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड में कमी आने से जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है इसने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, जिससे जो आपकी जीडीपी है वो वाई स्टेरिक से कम होकर Y1 हो गई। ठीक है, और जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी यहाँ से यहाँ तक चला गया, यानी इतने जो आपके रिसोर्सेज हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, यानी आपकी इकोनॉमी को इतने रिसेशन का सामना करना पड़ रहा है। और जो प्राइस लेवल है वो भी P से कम होकर P नोड हो गया है, यानी प्राइस लेवल भी कम हो गया है और जीडीपी में भी कमी आ गई, और आपकी इकोनॉमी को रिसेशन का सामना है। अब इस रिसेशन को ख़त्म करने के लिए आपको एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है, यानी आपको एग्रीगेट डिमांड को यहाँ से वापस यहाँ लेके जाना है। अब इस एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, टैक्सेस में
कमी कर देंगे, गवर्नमेंट जो परचेजेस हैं उसमें इजाफा कर देंगे, ट्रांसफ़र पेमेंट्स में इजाफा कर देंगे, जिससे मनी सप्लाई में इजाफा होगा, मनी सप्लाई में इजाफे से कीमतों में इजाफा होगा, और कीमतों में इजाफे से जो एग्रीगेट डिमांड है वो यहाँ से वापस इस पॉइंट पे आ जाएगी, और जो रिसेशनरी गैप है, जो डिफ्लेशनरी गैप है, वो ख़त्म हो जाएगा, और आपकी जो इकोनॉमी है वो दोबारा से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे चली जाएगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इन्फ्लेशन पे। आपकी जो इकोनॉमी है वो इनिशियली इस पॉइंट पे थी, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ऑपरेट कर रही थी, पी वाज द प्राइस लेवल। फिर ऐसा हुआ एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो गया, ठीक है, जो कि ब्लू मार्कर से आपको नज़र आ रहा है। आपकी इकोनॉमी इस पॉइंट से इधर चली गई जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ने शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट किया, और आपकी जो इकोनॉमी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से Y2 पे चली गई। अच्छा जी, अब आपको ये भी बता दूँ कि जो आपकी इकोनॉमी है उसमें वो सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के हद तक ही उसकी जीडीपी में इजाफा हो सकता है, यानी जो आपकी कंट्री की जीडीपी है वो सिर्फ वाई स्टेरिक तक ही बढ़ सकती है, क्योंकि जो वाई स्टेरिक है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, यानी यहाँ पे कोई प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आपका अनएम्प्लॉयड नहीं है। दैट्स वाई ये वो लेवल है जिस पे आपकी जो कंट्री है वो अपनी फुल प्रोडक्टिव कैपेसिटी पे काम कर रहा है। इसके बाद अगर जीडीपी में इजाफा है तो वो इजाफा सिर्फ और सिर्फ कीमतों में इजाफे की वजह से है, यानी जो आपका कंट्री है उसको वाई स्टेरिक से Y2 तक जो है वो इन्फ्लेशन का सामना है ड्यू टू इंक्रीज्ड एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, और ड्यू टू राइजिंग इन्वेस्टमेंट एंड ड्यू टू एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी, टैक्सेस को बढ़ा दिया जाएगा, गवर्नमेंट परचेजेस को कम कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र पेमेंट्स को कम कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई के कम होने से प्राइस कम हो जाएगी, और इसी तरह कंजम्पशन के कम होने से एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी, गवर्नमेंट परचेजेस के कम होने से भी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में कमी से जो इन्फ्लेशनरी गैप है वो कम हो जाएगा, यानी जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो जाएगी तो उनकी प्राइसेस भी कम हो जाएंगी, और जो इन्फ्लेशनरी गैप है वो ख़त्म हो जाएगा, और आपकी इकोनॉमी Y2 से वापस Y स्टेरिक पे चली जाएगी। ठीक है, तो ये हम देख रहे थे कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो कैसे हेल्प करती है किसी कंट्री को रिसेशन से निकलने में और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। होप आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। टिल देन, गुड लक।